everyone, welcome back to my channel. Hope so that your preparations are going really well. Continue करते हैं हमारे केस सिनेरियो की सीरीज फ्रॉम केस सिनेरियो नंबर 22. ओके, नाउ पहले अपन एमसीक्यू पढ़ते हैं. क्या क्या बताने का है. यू हैव टू डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ वेदांशियन कंपनी. ठीक है, बता देंगे. देन वेदांशियन कंपनी इज एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक एज ऑन कब, वो भी बता देंगे. फिर which of the following statements is true in respect of furnishing of details of conveyance in part B of e-way bill. ठीक है, ये बताना है आपको, ये भी बता देंगे. Then determine the validity of each challenge generated by Vedanshian company for payment of taxes for the month of November. ठीक है सर. अब अपन पढ़ लेते हैं एक बार केस सिनेरियो. वेदांशियन कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है which is engaged in retail trade since 1st April. The firm become liable for registration on 1st of October. जो हमको पहला क्वेश्चन पूछा था इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बताने का है, वो इसमें अपने को हिंट मिलेगा, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी. However, it applied for registration on 10th of October. ठीक है, देखो वो लाइबल कब हुआ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए? 1st of October को. उसने अप्लाई कब किया? 10th of October को. तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे निकालते हैं? जिस भी दिन आप लाइबल होते हो टू रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी, उसके विद इन 30 डेज अगर आपने अप्लाई कर दिया फॉर रजिस्ट्रेशन, इन दैट केस जो आपका डेट है जिस दिन आप लाइबल हुए हो रजिस्ट्रेशन के लिए, वही दिन क्या बच जाएगा आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. ठीक है, बट फॉर एग्जाम्पल ये 10th अक्टूबर ना होके मान लो 10th नवंबर होता, ठीक है, तो क्या ये विद इन 30 डेज है क्या? नहीं, ये विद इन 30 डेज नहीं है. तो इस केस में आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा? जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ है वो दिन हो. बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं, यहाँ पे आपने विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया है. सो योर रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी व्हाट? द डेट ऑन विच यू बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, एंड हियर इट इज 1st of October. ठीक है, फटाफट जाते हैं, आप आंसर टिक करके आ जाते हैं 1st of October. ठीक है सर. अब it had inputs held in stock, semi-finished goods and finished goods. The firm was granted certificate of registration on 5th of November. ठीक है सर. अभी सेकंड क्वेश्चन भी इसके रिलेटेड था कि जो वेदांशियन कंपनी एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक एज ऑन कब, वो कब एलिजिबल होगा आईटीसी क्लेम करने के लिए. सो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जब ये रजिस्ट्रेशन होने के लिए लाइबल हुआ, दैट इज 1st October, immediately preceding the day when he becomes liable to registration, तो मतलब 30 सितंबर से वो एलिजिबल हो जाएगा टू क्लेम आईटीसी. ठीक है, ऑन द स्टॉक सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड्स. ठीक है, सो इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन विच ही बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन. तो यहाँ पे कौन सा दिन था? 1st October ऑन विच ही बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन. तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम दिस, ये क्या हो जाएगा? 30th सितंबर. ठीक है सर, ओके. अब दूसरा पैरा, वेदांशियन कंपनी नीड्स टू ट्रांसपोर्ट वन कंसाइनमेंट टू द ट्रांसपोर्टर एंड देन टू द कंसाइनी. यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले कंसाइनर ने ट्रांसपोर्टर को भेजा एंड देन ट्रांसपोर्टर कंसाइनी को. ठीक है, द डिस्टेंस विद इन द सेम सेट बिटवीन गो डाउन ऑफ द फर्म, दैट इज द कंसाइनर, एंड द ट्रांसपोर्टर इज 20 किलोमीटर्स. यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर्स है. एंड फ्रॉम द प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्टर टू कंसाइनी इज 99. यहाँ का जो है वो 99 किलोमीटर्स है. ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या था? ई-वे बिल से रिलेटेड कि which of the following statements is true in respect of furnishing of details of conveyance in part B of e-way bill. देखो इसमें क्या होता है कि e-way bill में ना जो पार्ट बी होता है उस केस में सबसे पहले आपको डिस्टेंस देखना पड़ता है. अगर वो विद इन मतलब इंट्रा स्टेट अगर आपका डिस्टेंस 50 किलोमीटर्स है फ्रॉम द कंसाइनर एंड ट्रांसपोर्टर, ठीक है, या तो फिर ट्रांसपोर्टर से कंसाइनी तक का, अगर वो डिस्टेंस 50 किलोमीटर्स है अप टू 50 किलोमीटर्स, उस केस में आपको पार्ट बी में डिटेल्स फर्निश करने की नीड नहीं है. बट अगर 50 किलोमीटर से एक्सीड करता है आपका डिस्टेंस, तो आपको पार्ट बी में डिटेल्स फर्निश करने की नीड है. तो ये क्वेश्चन में क्या है? देखो यहाँ पे जो आपका कंसाइनर है, मतलब ये जो फर्म है, फर्म ने अपने ट्रांसपोर्टर को जब गुड्स भेजा तो वो विद इन 20 किलोमीटर्स बस था.
कितना, ये देखो, द ट्रांसपोर्टर इज 20 किलोमीटर, ठीक है। एंड जब ट्रांसपोर्टर ने कंसाइनी को भेजा तब वो कितना था, प्लेस ऑफ डिस्टेंस 99 किलोमीटर। तो ये जो है ना आपका 99 किलोमीटर बिटवीन व्हाट, ट्रांसपोर्टर एंड कंसाइनी, ये है आपका मोर देन 50 किलोमीटर, ठीक है। और ये आपका अप टू 50 किलोमीटर है। तो इसका मतलब कंसाइनर मतलब दिस फर्म टू ट्रांसपोर्टर के बीच जब आपका माल इधर से ट्रांसपोर्टर तक जाएगा, उस केस में पार्ट बी में डिटेल फर्निश करने की नीड नहीं है, बट ट्रांसपोर्टर से कंसाइनी तक आप माल लेके जाओगे तब आपको पार्ट बी में डिटेल फर्निश करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अपन आज जाते हैं, आंसर टिक कर लेते हैं। पार्ट बी नीड नॉट बी फाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कंसाइनमेंट फ्रॉम गो डाउन ऑफ वेदांशी कंपनी टू ट्रांसपोर्टर लोकेशन। मतलब गो डाउन ऑफ वेदांशी कंपनी टू ट्रांसपोर्टर लोकेशन मतलब विद इन 50 किलोमीटर वाला है, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक अपन लग रहा है, बट सेकंड, पार्ट बी नीड नॉट बी फाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कंसाइनमेंट फ्रॉम ट्रांसपोर्टर लोकेशन टू कंसाइनीज लोकेशन, ये गलत है। क्योंकि सेकंड, जब ट्रांसपोर्टर से कंसाइनी तक का लोकेशन 99 किलोमीटर है, मोर देन 50, वहां पे आपको पार्ट बी फर्निश करने की नीड नहीं है, नीड है, ठीक है। इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी इज नाइदर रिक्वायर्ड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ कंसाइनमेंट फ्रॉम एंड नॉर, ये भी गलत है। इंफॉर्मेशन जो है इन पार्ट बी इज मैंडेटरी इन ट्रांसपोर्ट ऑफ कंसाइनमेंट फ्रॉम गोडाउन ऑफ वेदांशी कंपनी दिस एंड दिस, ये भी गलत है। तो क्या लग रहा है कि पार्ट बी जरूरत नहीं है किसको फर्निश करने की, इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कंसाइनमेंट फ्रॉम गोडाउन ऑफ वेदांशी कंपनी टू ट्रांसपोर्टर लोकेशन, क्योंकि ये क्या है, विद इन 50 किलोमीटर है, ठीक है। आ जाओ एक बार अपन इसको चेक कर लेते हैं। ये देखो ए आंसर, details of conveyance may not be furnished in part B cup where the goods are transported for a distance up to 50 kilometers within the state or union territory from the place of business of the consignor to the place of business of the transporter for further transportation, then from the place of business of transporter finally to the place of business of consignee, ठीक है, क्लियर, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन बस बचा है, आ जाओ। Also, while filing return for the month of November, the firm generated e-challan on 5th of December for making payment of GST through RTGS of their bank. उसने e-challan जनरेट किया, ठीक है, कब, 5th of December को, ताकि वो पेमेंट कर सके GST का थ्रू RTGS ऑफ देयर बैंक, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है इसके रिलेटेड, लास्ट MCQ बचा है बस। Determine the validity of e-challan generated by Vedanshi company for payment of taxes. वैलिडिटी, ये ई चालान कब तक वैलिड रहेगा। देखो आपने जनरेट कब किया, आई थिंक 5th ऑफ दिसंबर को, है ना, 5th ऑफ दिसंबर को जनरेट किया है, तो ये जो है अप टू 15 डेज तक वैलिड रहता है। आपका जो आपने ई चालान जनरेट किया है ना, वो अप टू 15 डेज तक वैलिड रहता है। मतलब अगर आपने 5th दिसंबर को जनरेट किया तो प्लस 15 कर लो, 20 दिसंबर तक आपका ये ई चालान वैलिड रहेगा जिसके थ्रू आप पेमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 20th दिसंबर। डन, अच्छे से अपना केस सिनेरियो नंबर 22 भी कंप्लीट, इसके बाद अपन करते हैं 23, ठीक है। लेट्स स्टार्ट केस सिनेरियो नंबर 23। अपन एक बार फटाफट पढ़ लेते कि बताना क्या है। एग्रीगेट टर्नओवर बताना है शैंकी कंसल्टेंट्स का, जीएसटी लायबिलिटी पेड अंडर रिवर्स चार्ज बाय शैंकी कंसल्टेंट्स बताना है, ठीक है। और थर्ड क्या बताना है, state which of the following statements is true in respect of security services provided by Shanky Consultants to registered business entities। अपने को तीन टॉपिक के बारे में बताना है, एक तो एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, ठीक है, आरसीएम बेसिस में क्या चीजें पे हो रही है ना, और सिक्योरिटी सर्विसेज के बारे में बताना है, ठीक है। अपन को पढ़ने से आइडिया हो जाता है कि इस सिनेरियो में बोल क्या रहा है, ठीक है। अब मिसेस शैंकी कंसल्टेंट्स एक पार्टनरशिप फर्म है जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है एज अ रेगुलर टैक्सपेयर, एज अ रेगुलर टैक्सपेयर, ओके, रेंडर्स दी फॉलोइंग सर्विसेज। ये पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, कौन सी सर्विसेज रेंडर करती है, सिक्योरिटी सर्विसेज 2 करोड़ की किसको, रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटीज को, ठीक है। मैन पावर सर्विसेज, अकाउंटेंट्स मैन पावर सर्विस प्रोवाइड करती है 5 लाख, एंड ऑडिटिंग सर्विसेज जो है वो 1 करोड़ की, ठीक है। अब अदर इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, जो शैंकी कंसल्टेंट्स है ऑल्सो पेड स्पॉन्सरशिप फीस ऑफ ₹70,000 एट अ सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय बनारसी दास प्राइवेट लिमिटेड इन दिल्ली, एंड देन शैंकी कंसल्टेंट्स ने रेंट पे किया अमाउंटिंग टू ₹6 lakhs
for a building owned by municipal corporations of Delhi. Assume all the services taxable at the rate of 18% and all the transactions to be intra-state supplies. Okay sir. पहला क्या पूछा? एग्रीगेट टर्नओवर. आपको पता होना चाहिए एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है. एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सारे के सारे टैक्सेबल सप्लाईज, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूड होते हैं. ठीक है. सेकंड का इंक्लूड होता है ऑल द एग्जेम्प्ट सप्लाईज, फिर ऑल द इंटर स्टेट सप्लाईज एंड एक्सपोर्ट्स. ठीक है. ये सारी चीजें एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होती है. और क्या इंक्लूड नहीं होती है? आपकी इनवर्ड सप्लाईज इंक्लूड नहीं होती है, जिसमें कि आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगता है. और सारे के सारे टैक्सेस जो होते हैं, आपका सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी हो गया, आईजीएसटी हो गया, कॉम्पनसेशन सेस हो गया, ये सारे टैक्सेस आपके इंक्लूड नहीं होते एग्रीगेट टर्नओवर पे. ठीक है. अब एग्रीगेट टर्नओवर बता देते हैं. ये कौन सी सप्लाईज, ये जो आउटवर्ड सप्लाईज, ये सारी टैक्सेबल सप्लाईज है. ठीक है. तो 2 करोड़ इंक्लूड होगा एग्रीगेट टर्नओवर में, 5 लाख और 1 करोड़. यहाँ पे कुछ इंक्लूड होगा क्या? शैंकी कंसल्टेंट आल्सो पेड स्पॉन्सरशिप फीस एंड ऑल. यहाँ पे इनवर्ड सप्लाईज है जहाँ पे आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे होगा. ठीक है. तो ये दोनों इंक्लूड नहीं होने वाले. तो टोटल क्या होगा? कितना हो जाएगा टोटल? 2 करोड़ प्लस 1 करोड़ 3 करोड़ प्लस 5 करोड़ 3 करोड़ 5 लाख इज योर एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ शैंकी कंसल्टेंट्स. ठीक है. अब बात करते हैं सेकंड क्या बोल रहे हैं? जीएसटी लायबिलिटी पेड अंडर रिवर्स चार्ज बाय शैंकी कंसल्टेंट्स. ठीक है. बताते हैं. देखो यहाँ पे एक बार मैं आपको समझा देती हूँ सिक्योरिटी सर्विसेज वाला. देखो ये जो सिक्योरिटी सर्विसेज है इसमें आरसीएम कब आता है? आरसीएम की टैक्सेबिलिटी रिवर्स चार्ज में आपका सिक्योरिटी सर्विसेज में कब आती है? जब जो सप्लायर है वो कोई भी पर्सन हो सकता है जो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट. ठीक है. अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट. एंड रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? कोई भी पर्सन हो सकता है. एनी पर्सन, एनी रजिस्टर्ड पर्सन. ठीक है. एनी रजिस्टर्ड पर्सन इन टैक्सेबल टेरिटरी. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मिस्टर शैंकी कंसल्टेंट्स है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है, इट मींस इट इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट. ठीक है. तो यहाँ पे ये तो बॉडी कॉर्पोरेट हो गया है ना, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट बोला है. एंड सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन होगा. ये देखो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी. तो यहाँ पे आरसीएम की टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी. यहाँ पे एफसीएम में शैंकी कंसल्टेंट टैक्स पे करेगा. ठीक है. ओके. एंड शैंकी कंसल्टेंट ऑल्सो पेड स्पॉन्सरशिप फीस ऑफ 70,000. यहाँ पे सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है? सप्लायर रेसिपिएंट में जब भी आपको कंफ्यूजन होगा, आपको ये चेक करना है कि पैसा दे कौन रहे. अगर पैसा मैं दे रही हूँ तो मैं रेसिपिएंट हूँ. ठीक है. तो जो पैसा देता है वो आपका रेसिपिएंट है एंड जिसको पैसा मिलता है दैट इज द सप्लायर, है ना. तो यहाँ पे शैंकी कंसल्टेंट क्या हो गया? आपका रेसिपिएंट होगा क्योंकि वो पे कर रहा है. ठीक है. और किसको पे कर रहा है? बनारसी दास प्राइवेट लिमिटेड को. तो आरसीएम की टैक्सेबिलिटी स्पॉन्सरशिप सर्विस में कब लगती है? जब सप्लायर आपका कोई भी पर्सन हो चलेगा, एनी पर्सन, लेकिन रेसिपिएंट आपका होना चाहिए बॉडी कॉर्पोरेट. ठीक है. यहाँ पे शैंकी कंसल्टेंट्स बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म एलएलपी, रेसिपिएंट ये होने चाहिए. तो शैंकी कंसल्टेंट्स कौन है? पार्टनरशिप फर्म है. तो ये रेसिपिएंट का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है. और एनी पर्सन हो सकता है आपका सप्लायर जो कि बनारस दास प्राइवेट लिमिटेड है. ठीक है. तो इस केस में आरसीएम में शैंकी कंसल्टेंट्स जो है टैक्स पे करेगा. तो 70,000 आ गया एक आरसीएम में. ठीक है. इसका टैक्स अपन निकालेंगे. सेकेंड एंट्री क्या है? शैंकी कंसल्टेंट्स पेज रेंट अमाउंटिंग टू ₹6 lakhs फॉर अ बिल्डिंग ओन्ड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली. तो यहाँ पे शैंकी कंसल्टेंट्स ने रेंट पे किया है, मतलब वो रेसिपिएंट है. ठीक है. और यहाँ पे सप्लायर कौन है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब ये गवर्नमेंट है. ठीक है. और गवर्नमेंट से जब अपन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस लेते हैं, उस केस में आरसीएम बेसिस पे कौन टैक्स पे करता है? रेसिपिएंट टैक्स पे करता है. ठीक है. तो यहाँ पे 6 lakhs पर भी क्या आ जाएगा? आरसीएम आ जाएगा. सो टोटल 6 lakhs प्लस 70,000 का आप 18% निकालोगे तो कितना आएगा? मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ. 6 lakhs प्लस 70,000 का 18% कितना आ गया? 1,20,600 डिवाइडेड बाय 2 कर दो क्योंकि सी और एस बताना है. तो 60,000 कितना आ जाएगा आपका? 60,300, 60,300. ठीक है. अब आपको लास्ट बताना है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय शैंकी कंसल्टेंट्स टू रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी. पहला है
शैंकी कंसल्टेंट शैल इशू जीएसटी कंप्लायंट टैक्स इनवॉइस। यहाँ पे जो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज में आपने सप्लाई किया है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या आपको जीएसटी कंप्लायंट टैक्स इनवॉइस इशू करना चाहिए, या फिर शैंकी कंसल्टेंट शैल इशू बिल ऑफ सप्लाई। ऊपर फर्स्ट लाइन में बोला था कि ये रेगुलर स्कीम वाला है, ठीक है, तो ये रेगुलर स्कीम में है तो बिल ऑफ सप्लाई क्यों इशू करेगा। उसके बाद शैंकी कंसल्टेंट्स कैन इशू एनी डॉक्यूमेंट इन लीव ऑफ टैक्स इनवॉइस, मतलब टैक्स इनवॉइस के जैसा वो कोई भी डॉक्यूमेंट इशू कर सकता है। कोई भी डॉक्यूमेंट क्यों इशू करेगा, नहीं ये भी नहीं होगा। शैंकी कंसल्टेंट शैल इशू रिसीट वाउचर एवरी टाइम इट रिसीव द पेमेंट, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, ये नॉर्मल सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये जीएसटी कंप्लायंट टैक्स इनवॉइस इशू करेगा ना, रेगुलर स्कीम में है, रजिस्टर्ड है, तो ही विल इशू दिस जीएसटी कंप्लायंट टैक्स इनवॉइस, ठीक है। अपना डिटेल में क्वेश्चन सिनेरियो नंबर 23 हो चुका है, अब बढ़ते हैं और इस सिनेरियो नंबर 24 में। केस सिनेरियो नंबर 24, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, बाकी तीन ही क्वेश्चन है इसमें। यहाँ पे क्या बताना है आपको, विद रिस्पेक्ट टू बाय वन गेट वन फ्री ऑफर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, बता देंगे। देखो अपने को केस सिनेरियो पढ़ने की नीड हो भी नहीं सकती, अपन एक आध ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मतलब जैसे यहाँ पे पढ़ते हैं, इट विल बाय वन गेट वन ऑफर, आपने पढ़ा होगा। बाय वन गेट वन ऑफर में क्या होता है कि ये पूरा फ्री तो नहीं है, इसमें आप एक चीज के लिए पैसा ले रहे हो और उसके साथ एक फ्री दे रहे हो, ठीक है, इसका मतलब कंसिडरेशन तो आप ले रहे हो, इट मींस इट इज, ऐसा नहीं है कि सप्लाई नहीं है, क्योंकि फ्री में दे रहे तो ये तो सप्लाई नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं, क्लैरिफिकेशन आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ का ऑप्शन अपन देखते हैं, it will not be considered as supply at all since no consideration is involved in one of the, एक आइटम में आपका वो फ्री में है, उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि सारा की सारा आपका जो सप्लाई सारा की सारा जो ट्रांजैक्शन है वो आपका सप्लाई नहीं बनेगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। आपको पूछे कि ट्रू कौन सा है। फिर सप्लाई ऑफ आइटम फॉर विच कंसिडरेशन इज चार्ज्ड इज अ सप्लाई अंडर सेक्शन 7, while supply of the other item supplied free of cost is not a supply। सी ऐसा भी नहीं होता कि बाय वन गेट वन ऑफर में आपने फॉर एग्जांपल आपकी बिजनेस है, ठीक है, आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 100 शर्ट को लिखा, आपने एक शर्ट फ्री में दी और एक शर्ट पे आपने पैसा लिया है, तो एक शर्ट सप्लाई है, दूसरी शर्ट सप्लाई नहीं है, ऐसे तो आपने कितने ट्रांजैक्शंस किए होंगे, तो ये भी वैलिड नहीं है, ठीक है। अब these are two individual supplies जहां पे सिंगल प्राइस चार्ज हो रहा है for the entire supply, and since a supply single price is charged, the same will always be taxed as a mixed supply। हमेशा ही मिक्स सप्लाई में टैक्स होगा ऐसा तो नहीं है। देखो सेकंड लास्ट पढ़ते हैं, दीज आर टू इंडिविजुअल सप्लाईज जहां पे सिंगल प्राइस चार्ज हो रहा है फॉर द एंटायर सप्लाई, एंड उनकी टैक्सेबिलिटी डिपेंड होगी एज टू वेदर द सप्लाई इज अ कंपोजिट सप्लाई और अ मिक्स सप्लाई। तो ये हो सकता है, देखो ये आपका इंडिविजुअल सप्लाईज तो है, ठीक है, जहां पे सिंगल प्राइस चार्ज हो रहा है, हो सकता है कि ये नेचुरली बंडल्ड हो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये कंपोजिट सप्लाई भी हो सकता है, ठीक है, और नहीं तो फिर वो मिक्स सप्लाई हो सकता है। तो डिपेंड करेगा उसकी टैक्सेबिलिटी इस पर, ठीक है, अगर कंपोजिट होगा तो प्रिंसिपल रेट पे टैक्स लगेगा, प्रिंसिपल जो सप्लाई है, एंड मिक्स्ड होगा तो हाईएस्ट रेट पे टैक्स लगेगा, ठीक है। सो डी इफ विल बी योर आंसर। इसके लिए हमको नीड ही नहीं पड़ी पूरे केस सिनेरियो पढ़ने की, एक क्वेश्चन हो गया, दो क्वेश्चन बचा है, उसके लिए अपन पढ़ लेते हैं। PTL Private Limited एक registered company है and have a retail store of merchandise located in 25 states of the country. For the purpose of clearance of stock of merchandise and to attract the customer, यहाँ पे इसने क्या किया, buy one get one free वाली स्कीम लॉन्च की, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, for the same type of merchandise. For instance, one shirt to be given free with purchase of one shirt. For saving cost, PTL Private Limited directly purchases merchandise from the manufacturers, ठीक है, इसका क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर चुका है। नाउ सेकंड, इन द मंथ ऑफ मे टू सेव एम्प्लॉय कॉस्ट, जो पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड है ना, उसने क्या किया, परचेज किया है एक टेम्पो ट्रैवलर वर्थ ₹12 लाख की टेम्पो ट्रैवलर परचेज किया। इसकी कैपेसिटी कितनी थी, 25% की थी, ठीक है, इंक्लूडिंग ड्राइवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज, ठीक है, बता देंगे। फर्दर टू इंश्योर द वेलबींग ऑफ इट्स एम्प्लॉइज, जो पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड है ना, वॉलेंटरीली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, obtained the health insurance cover of 2 lakh for each employee in the same month. The premium of 1500 per employee has been paid by the company for 100 employees, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है, पहले अपन इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पूछा क्या है। देखो आपको बताना है कि एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है फॉर द मंथ ऑफ मे, किसके किसके लिए, वही दो ट्रांजैक्शंस के लिए, टेम्पो वाले ट्रांजैक्शन के लिए और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम वाले ट्रांजैक्शन के लिए। सो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, कौन सा ट्रांजैक्शन,
आपने जो टेम्पो ट्रैवलर परचेज किया है उसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 25%। एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट बताना है। तो 17(5) में आपने पढ़ा था प्रोविजन कि जो मोटर व्हीकल होती है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी होती है? अप टू 13 पर्सन इंक्लूडिंग ड्राइवर, दैट इज इनएलिजिबल आईटीसी। वहां पे आपको आईटीसी आपका ब्लॉक हो जाता है। लेकिन आपकी यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? इट इज मोर देन 13, ठीक है, 25 पर्सन बैठ सकते हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर। और इसमें कोई कंडीशन चेक नहीं करनी है। अब देखो ये मोर देन 13 है ना, तो ये एलिजिबल हो जाएगा आईटीसी अवेल करने के लिए, ठीक है। सेकंड जो आपकी एंट्री थी जहां पे आप जो ये कंपनी है उसने वॉलेंटरीली ऑब्टेन किया था हेल्थ इंश्योरेंस कवर, ठीक है, वॉलेंटरीली अपने एम्प्लॉयज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑब्टेन किया गया था। तो 17(5) में ये भी गिवन है कि आपने अगर वॉलेंटरीली अपने एम्प्लॉयज के लिए कोई इंश्योरेंस लिया या फिर कोई भी सर्विस की तो वो आपका ब्लॉक हो जाएगा, उसमें आप आईटीसी नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर इट इज मैंडेटरी अंडर एनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन कि आपको इंश्योरेंस कवर देना ही है अपने एम्प्लॉयज को, उस केस में आपको आईटीसी मिलेगा। तो ये कैसा केस है? यहाँ पे तो आपने वॉलेंटरीली किया है, यहाँ पे कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। सिर्फ एक केस में, ये 12 लाख वाले केस में, मतलब ये टेम्पो वाले केस में आपको आईटीसी मिलेगा, ठीक है। आपको एलिजिबल आईटीसी बताना है, ये तो आपकी टैक्सेबल वैल्यू है, इसमें आपको आईटीसी बताना है जिसके लिए आपको रेट लगेगा। यहाँ पे गिवन है रेट, ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूडिव टैक्सेस एंड ऑल ट्रांजैक्शंस आर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस एंड जो रेट ऑफ टैक्सेस है वो कितना है? 9%, 9%। हाउएवर फॉर टेम्पो ट्रैवलर जो रेट ऑफ टैक्सेस है वो कितने हैं? सीजीएसटी 14% और एसजीएसटी 14%। बता देते, आ जाओ। यहाँ पे क्या है? जो टैक्स का अमाउंट है वो कैसे निकालेंगे? उसमें सिर्फ आपको टेम्पो ट्रेवलर का निकालना है, जो 12 लाख है, 12 लाख का आप क्या कर दो? 28% कर दो, ठीक है। 14% किसका? इसका। और तो ये मैं आपको निकाल के भी बता ही देती हूँ। देखो 12 लाख है, ठीक है, इसका आप सिर्फ 14% निकालो पहले, कितना आ रहा है? 1,68,000, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1,68,1,68 आपका टेम्पो ट्रेवलर, क्योंकि फर्स्ट में वो पूछा है। सेकंड आपका नेल हो जाएगा क्योंकि उसमें आईटीसी ब्लॉक है, ठीक है। डन सर। इसके बाद आपको पूछा है, एक लास्ट पैरा बचा है यहाँ पे, है ना, ये वाला। In the month of July, जो Mr. Raghav है, customer of the company, filed a lawsuit in the court against the company for not supplying goods of the value of rupees 1 lakh. अब जो पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड है ना, engaged Mr. Ram, an advocate, to represent it in a court for an agreed consideration of 25,000, and as per the terms of the contract, जो Mr. Ram है उसने क्या इशू किया? इनवॉइस इशू किया। कब इशू किया? 5 जुलाई को। लेकिन जो कंसिडरेशन है वो कब तक पे नहीं किया गया? नेक्स्ट ईयर फरवरी तक उसने कंसिडरेशन पे नहीं किया गया। इसका क्वेश्चन क्या पूछता है? उसके बाद अपन कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। देखो, which of the following statements is true in respect of the services of the advocate availed by the company? कंपनी ने जो एडवोकेट की सर्विस अवेल की है उसका मतलब उसके रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू रहेगा? एक बार अपन स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। देखो, एडवोकेट की सर्विस मतलब कोई भी आपने अगर एडवोकेट की सर्विस ली, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो सीनियर हो, चाहे वो फर्म ऑफ एडवोकेट हो, और उसने अगर किसी भी बिजनेस एंटिटी को लीगल सर्विसेज दिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये बिजनेस एंटिटी आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करेगा, ठीक है। और इस केस में ऐसा ही हो रहा है, जो पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड है वो आपकी बिजनेस एंटिटी है, उसने एडवोकेट की सर्विस ली है एंड वो आरसीएम में टैक्स पे करेगी। डन, कितना क्लियर है? ठीक है। और अमाउंट कितना था कंसिडरेशन का? 25,000। 25,000 का अगर आप 18% निकालोगे, मतलब अपन 9% निकालते हैं, ठीक है। 25,000 का 9% कितना हो जाएगा? 2250, ठीक है। ये देखो 2250 सब में। बट ये दूसरी केस में क्या बोल रहा है? सीजीएसटी एचजीएसटी इतना है और एडवोकेट सर्विस पेएबल बाय हूम? पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड। कौन पे करेगा? बिजनेस एंटिटी, ठीक है। पहला सेंटेंस तो सही लग रहा है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है? आईटीसी अवेल्ड thereon is to be added to its output tax liability with interest as consideration along with tax is not paid within 180 days of the issuance of invoice। अब यहाँ पे उसने 5 जुलाई को टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया था, लेकिन पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड ने कंसिडरेशन जो है वो नेक्स्ट ईयर फरवरी तक पे नहीं किया। मतलब ये तो मोर देन 180 डेज हो गया ना। 180 डेज के विदिन अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो जो आपका आईटीसी है वो आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे ऐड हो जाता है। ये अपने प्रोविजन पढ़ा था। लेकिन सर यहाँ पे ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप लोग बताओ? क्योंकि ये आरसीएम का केस है। आरसीएम का केस में आपका ये 180 डेज वाले प्रोविजन में जो आईटीसी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाता है ना, वो एप्लीकेबल नहीं होता।
तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है वो वैलिड नहीं है। सेकंड क्या है, CGST 22 इतना ओके ठीक है। पेबल बाय मिस्टर राम, क्या मिस्टर राम पे करेगा क्या? एडवोकेट तो पे करेगा नहीं ना, यहाँ पे मैंने जैसे बताया एडवोकेट तो पे करेगा नहीं, वो तो बिजनेस एंटिटी ही पे करेगा, तो ये तो अपन आगे पढ़ते ही नहीं, ये तो रॉन्ग ही है। उसके बाद CGST एंड SGST इतना पेबल बाय, ठीक है ये सही लग रहा है क्योंकि बिजनेस एंटिटी पे करेगी RCM बेसिस पे, एंड द कंडीशन ऑफ कंसिडरेशन अलोंग विद टैक्स within 180 days of the issuance of invoice does not apply in the given case। ये सही है क्योंकि यहाँ पे भी आपका बाय मिस्टर राम है, तो ये दोनों तो वैसे ही नहीं होगा। यहाँ पे बोला कि 180 डेज एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे बोला नहीं होगा, तो ऑब्वियसली RCM के बेसिस पे ये 180 डेज वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया आपका केस सिनेरियो नंबर 24। अब करते हैं अपन 25। अब करते हैं केस सिनेरियो नंबर 25। पहले पढ़ लेते हैं क्या पूछ रहा है इसमें। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी फॉर द क्वार्टर एंडिंग जून अंडर CGST एंड SGST। ठीक है, अपने को टैक्स लायबिलिटी बताना है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है वैल्यू ऑफ सप्लाई बताना है, टाइम ऑफ सप्लाई बताना है, एंड देन मिस नेहा नीड नॉट इशू टैक्स इनवॉइस टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस, लेकिन वो इट्स रिक्वायर्ड टू इशू कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। अच्छा ठीक है, सारी क्वेश्चन है यस। So, Miss Neha is engaged in supply of services. Okay, engaged in the supply of services. She is registered under GST and has opted to pay tax under composition scheme for service provider under section 10(2)(a). 10(2)(a) वाले में वो engaged है supply of services, ठीक है, जिसमें GST रेट कितना लगता है आपका 6% लगता है। ओके, टर्नओवर फॉर द क्वार्टर एंडिंग जून कितना है आपका 12 लाख। आपको यही पूछा था ना पहले में, क्या पूछा था? टैक्स लायबिलिटी बतानी है फॉर द क्वार्टर एंडिंग जून अंडर CGST एंड SGST। बता देंगे सर, जून तक तो यहाँ, उसके बाद आपका जुलाई शुरू हो जाएगा, तो अपन पहले यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी बता ही देते हैं। 12 लाख का आप क्या 6% निकालोगे, कितना आ जाएगा 72,000 आ जाएगा। ठीक है, बट ना एग्जाम में ना जितना भी इजी हो कैलकुलेटर तो चला ही लेना, तो मैं एग्जाम पर्पज से बता रही हूँ। मैं तो छोटी से छोटी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे कर लेती थी। 72,000 ठीक है, 36 CGST और SGST। ओके, ये देखो यहाँ पे क्या पूछा है, एंडिंग जून अंडर CGST एंड SGST तो 36,000 ईच। अब बताना है अपने को वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, आ जाओ, क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग जुलाई शी क्रॉस्ड द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 50 लाख ओके एंड ऑप्टेड आउट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। शी आल्सो स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑफ गुड्स इन जुलाई। ठीक है, गुड्स की ट्रेडिंग किसने शुरू कर दिया जुलाई में। नाउ शी सप्लाइड एन ऑर्डर टू ब्रेथवेल LLP ऑन एक्स फैक्ट्री बेसिस, द डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। सबसे पहले तो अगर आप लोगों को एक्स फैक्ट्री बेसिस मतलब नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। एक्स फैक्ट्री बेसिस मतलब क्या होता है, मान लो ये एक शॉप है, ठीक है, और आप कस्टमर हो, तो आपने शॉप से जब कोई गुड्स मान लो परचेज किया, ठीक है, तो अगर ये शॉप वाला आपको गुड्स यहीं पे दे देता है एंड उसका रिस्क खत्म, अब यहाँ से लेके आपको अपने घर तक ट्रांसपोर्टेशन में कैसे ले जाना है, इसका इंश्योरेंस करवाना है कि अपने गुड्स का, ठीक है, ज्यादा गुड्स है तो ये सारा रिस्क इसका हो जाएगा, आपका हो जाएगा, इसका रिस्क खत्म। ठीक है, ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट दिस गुड्स टू योर होम और एनी बिजनेस एंटिटी जो भी है शॉप में। ठीक है, तो इस केस में एक्स फैक्ट्री बेसिस पे आपका जो फ्रेट चार्जेस होता है वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो आपसे जो आपका शॉप वाला है वो आपसे चार्ज ही नहीं कर रहा है। ठीक है, उसका रिस्क तो खत्म हो गया, आप खुद के रिस्क से खुद ट्रक बुला के खुद ट्रांसपोर्टेशन करवा के वहां पे अपने डेस्टिनी तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, डेस्टिनेशन तक, तो वो हो जाएगा आपका एक्स फैक्ट्री बेसिस। समझ गए? ओके, अब अपन को वैल्यू ऑफ सप्लाई बताना है। ठीक है, आ जाओ। बेसिस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कितना है 53,000, आउटवर्ड फ्रेट कितना है 12,000 का, पैकिंग चार्जेस है आपके 5,000 के, डिस्काउंट गिवन ऑन रिसीविंग पेमेंट नॉट इंक्लूडेड इन द इनवॉइस एंड देयर वाज नॉट एनी एग्रीमेंट फॉर द सेम 2,000। ठीक है, इसके आगे क्या बोल रहे हैं, फॉर सप्लाईज प्रोवाइडेड टू दिस शी रिसीव्ड हाफ ऑफ द अमाउंट। यहाँ से तो वो टाइम ऑफ सप्लाई का शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपन पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई बता देते हैं। क्या 53,000 इंक्लूड होगा? क्या बिल्कुल होगा, बेसिक प्राइस इंक्लूड होता है एज पर सेक्शन 15। ठीक है, आउटवर्ड फ्रेट अभी मैंने बताया एक्स फैक्ट्री बेसिस पे आपका ये जो आउटवर्ड फ्रेट है वो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, पैकिंग चार्जेस आप जब 15 सेक्शन 15 कर पढ़ोगे तो वहां पे इंसिडेंटल चार्जेस होते हैं, ये सारे जो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होते हैं।
तो ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा। डिस्काउंट गिवन एट रिसीविंग पेमेंट में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द इनवॉइस, और यहाँ पे कोई भी अग्रीमेंट भी नहीं बना गया था, तो यहाँ पे 2000 जो है वो भी इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ आपका 53,000 और 5,000 दैट इज 58,000 विल बी योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये रहा। अब करते हैं अपन दूसरा। For supplies provided to Breathwell LLP, she received half of the payment on advance 22nd July. Goods were dispatched from her factory on 25th July and delivered on 28th July. She raised the invoice on 30th July and the balance payment was also received on the same date. Okay sir. Time of supply बताना है। टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि गुड्स का है कि सर्विस का है। तो ये किसका है? गुड्स का है। ठीक है, नॉर्मल एफसीएम बेसिस का है ना। तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? एक्सेप्ट दो, अब देखो पहले ये कंपोजिशन डीलर था, अब कौन सा डीलर है? रेगुलर डीलर। तो नॉर्मल सप्लायर एक्सेप्ट कंपोजिशन एंड आपका एक्शनेबल क्लेम वाले, उनके लिए टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स क्या होता है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, या तो फिर लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। इस केस में पेमेंट की डेट रेलेवेंट नहीं होती है। तो गुड्स के केस में आपको जब भी एडवांस मिलेगा ना, उस पे आपको जीएसटी पे नहीं करना है। ठीक है, उस पे मतलब उस टाइम पे जब आप एडवांस पेमेंट करोगे तब जीएसटी पे नहीं करना है। कब पे करना है? जब आपका ये डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, जब आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा तब आपको होल अमाउंट पे जीएसटी पेमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा है, हाफ ऑफ द अमाउंट, मतलब उसको एडवांस मिला था। ठीक है, एडवांस कब मिला था आपको? 22 जुलाई को एडवांस मिला था। एंड गुड्स कहाँ से डिस्पैच हुए थे? आपके फैक्ट्री से। कब डिस्पैच हुए थे? 25 जुलाई से। एंड डिलीवर हुए 28 जुलाई को। ठीक है, एंड इनवॉइस रेज किया आपने 30 जुलाई को। क्लियर? अब इसमें से कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है जिससे आपको टाइम ऑफ सप्लाई पता लगेगा इस गुड्स का? देखो, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस कौन सी है? 30 जुलाई। तो पहली डेट तो ये हो गई 30 जुलाई, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तो मतलब आपको इनवॉइस कब इशू कर देना था? एज पर सेक्शन 31 क्या होता है कि जब आपका गुड्स डिस्पैच होता है, जब आपका गुड्स रिमूव होता है, तो बिफोर, ठीक है, और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स आपको इनवॉइस इशू कर देना था। तो यहाँ पे वो डेट है आपकी 25 जुलाई, ये रही रिमूवल की डेट, विच एवर इज अर्लियर। तो 25 जुलाई आपका क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस वाला। तो इसका प्रोविजन क्या बोलता है पहले आपको मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मिस नेहा सप्लाइड गुड्स टू द फॉलोइंग पर्सन। आपको मैं पहले कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस का प्रोविजन बता देती हूँ। इसमें क्या होना चाहिए? देखो, जो रेसिपिएंट है ना वो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो 200 से कम होनी चाहिए। एंड आपका जो रेसिपिएंट है ही डज नॉट रिक्वायर एनी टैक्स इनवॉइस। ये तीन कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी ना, तो आप क्या कर सकते हो, आपको हर सप्लाई में टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। आप डे एंड पे एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे कि ऐसा नेहा जो है वो कौन से को आप टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करोगे तो चलेगा, एंड कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करोगे उसके बदले, तो वो अपने को बताना है। ये तीन केस देखेंगे और बताते हैं। यहाँ पे देखो, पवन जो है वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब रेसिपिएंट क्या है? अनरजिस्टर्ड है। वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 से कम है, एंड नन ऑफ द अबव पर्सन रिक्वायर्स अ टैक्स इनवॉइस। तो ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। ठीक है, इसका मतलब इसको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे तो चलेगा, इसके बदले कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं। सेकंड, मिस्टर उमेश कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन, यहीं पे खत्म। रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, तो ये तो नहीं आएगा। रेंज ट्रस्ट एक अनरजिस्टर्ड एंटिटी है, ये भी नहीं आएगा। और साथ में इसका जो वैल्यू वो भी 200 से ज्यादा है, तो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर पवन को आप कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, सिर्फ मिस्टर पवन को कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं, टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया अपना केस सिनेरियो नंबर 25। सिर्फ 10 मोर केस सिनेरियोस। ठीक है, एक दिन और 1 या 2 दिन में मैं सब करवा दूंगी, एंड इसका समरी पॉइंटर सारे केस सिनेरियो के वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सीरीज सारे चैप्टर्स की प्लस आरटीपीस एमटीपीस अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज वो ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना।
So thank you for watching. All the best.